हेलो बच्चों, हम क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो हमने कल पढ़ा था मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, एक ग्रुप को या किसी कम्युनिटी को क्या करते हैं, मेन स्ट्रीम यानी सेंटर से हम उनको अलग कर देते हैं। क्यों हम अलग कर देते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतने पावरफुल नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है, या हमारे साथ रहने रहने के लिए लायक नहीं है, तो हम उनको अलग कर देते हैं। तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? मार्जिनलाइज्ड कहेंगे। तो अब हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? आदिवासी के बारे में। तो जब हम आदिवासी वर्ड सुनते हैं तो हमें दिमाग में सीधे स्ट्रक करता है कि आदिवासी तो वही लोग होते हैं जो कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। वहाँ से जो जंगल में मतलब खाते हैं, वहीं पे रहते हैं, अपनी लाइफ पूरी वहीं पे बिताते हैं। वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, जंगली एकदम होते हैं। तो हमारे माइंड में ऐसा स्ट्रक करता है। तो यहाँ पे वो बात आती है मार्जिनलाइजेशन की। मतलब हम उनको क्या कर देते हैं? मार्जिनलाइज्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर वो हमारे साथ आके रहेंगे तो उनका कल्चर अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनके तौर तरीके अलग हैं, तो हम उनको मार्जिनलाइज कर देते हैं। तो इसमें हम आदिवासी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहले इसमें स्टोरी पढ़ लेते हैं। तो इसमें बताया है कि दिल्ली में एक आदिवासी फैमिली रहती है, सोमा और हेलिन। तो ये क्या कर रहे हैं? टीवी पे रिपब्लिक डे परेड देख रहे हैं। रिपब्लिक डे आपको पता होगा 26 जनवरी को होता है। तो अपने ग्रैंडफादर के साथ ये रिपब्लिक डे परेड देख रहे हो। तो रिपब्लिक डे परेड में क्या होता है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसमें अलग अलग डाइवर्सिटीज़ जो है वो दिखाई जाती हैं। तो इसमें जो सोमा है वो बोलता है कि देखो कि आदिवासियों की फ्लोट आ रही है। फिर हेलिन बोलती है कि दादू कि हम जो आदिवासी हैं उनका हमेशा ये क्यों दिखाते हैं कि वो डांस करते ही रहते हैं हमेशा। तो जो ये है सोमा जो है, तो जो हेलिन है वो यही बोलती है कि हमारा जो आदिवासी का जो कल्चर है वो हमेशा यही दिखाते हैं कि हम डांस करते ही रहते हैं। तो फिर सोमा भी कहता है हाँ, क्या उनको और कुछ नहीं पता हमारे बारे में? तो जो उनके ग्रैंडफादर है वो बोलते हैं कि जो आदिवासियों की लाइफ है वो बहुत ही रिच है, मतलब बहुत रिच कल्चर है। तो ज़्यादातर लोगों को हमारे बारे में नहीं पता, उतना नहीं पता है। तो ये जो है उनके दादू है वो उनको अब स्टोरी सुना रहे हैं अपनी, जब वो यंग थे। तो बोलते जब मैं यंग था अपने गांव में, उड़ीसा में हम रहते थे, हमारा जो गांव था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो हमको सब कुछ फॉरेस्ट से ही मिल जाता था, जंगलों में रहते थे तो फॉरेस्ट से ही हमको मिल जाता था। सारा जो लैंड होती थी उससे हमको सब कुछ मिल जाता था। तो इसके बदले में हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे, लैंड, फॉरेस्ट या रिवर, उसकी हम रिस्पेक्ट करते थे। फिर दादू उनको आगे बताते हैं कि हमें अचानक से ये बोल दिया गया कि जहाँ पे हम रहते हैं जंगलों में, वो हमारे नहीं हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आए और कॉन्ट्रैक्टर्स आए, उन्होंने उसका फॉरेस्ट का ज़्यादातर हिस्सा काट लिया। और अगर हम प्रोटेस्ट करते थे तो हमें पीटते थे, और फिर कभी कभार हमें तो कोर्ट भी ले जाते थे, जहाँ पे हमारे पास लॉयर नहीं होते थे और हम अपना केस भी नहीं लड़ पाते थे। तो लॉयर, जैसे हमने पढ़ा था कि हर पर्सन को ये हक है, मतलब कि वो अपना केस जो है वो किससे डिफेंड करवाए? लॉयर, मतलब लॉयर उसका केस लड़े कोर्ट में। अब जबकि आदिवासी बेचारे जंगलों में रहते हैं, वो इतने एजुकेटेड भी नहीं होते हैं और उन्हें अपने राइट्स का भी पता नहीं होता था। तो उनको मतलब वहाँ पे वकील भी नहीं मिलते थे अपना केस लड़ने के लिए। तो इससे हमें ये भी पता चला कि जो ये डोमिनेंट ग्रुप था, जो ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे या कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो इनके साथ कितना इनजस्टिस करते थे। फिर जो हेलिन है वो बोलती है कि दादू आप फिर कैसे बच गए वहाँ से? तो वो ऐसे बोलते कि आप लोग कैसे बच गए? तो फिर जो दादू है बोलते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोगों को फोर्स किया गया अपने घर छोड़ने के लिए और सीजनल वर्क्स ढूंढने के लिए पास के शहरों में। सीजनल वर्क तो हमें पता है, जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो सर्दियों में मिलता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो गर्मियों में अवेलेबल होते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं सीजनल वर्क। फिर दादू आगे अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि फिर क्या हुआ। ये जो कंपनी वालास थे वो आए वहाँ पे,
उन्होंने उनको कहा कि यहाँ पे जिस ज़मीन पे आदिवासी लोग रहते हैं यहाँ पे क्या है, आयरन ओर, यहाँ पे आयरन ओर है। तो वो उसको माइन करना चाहते हैं, मतलब खुदाई करना चाहते हैं, आयरन ओर को निकालना चाहते हैं ज़मीन से। तो उन कंपनी वालाज ने इनको क्या बोला कि हम आपको जॉब भी देंगे और कुछ पैसे भी देंगे अगर आप अपनी ज़मीन हमें बेच दोगे। तो जो कुछ गांव वाले थे वो बहुत खुश हो गए। तो जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा कि इससे हमारी जो लाइव्स है, मतलब हमारी ज़िंदगी या हमारा जो रहने सहने का तरीका है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कुछ लोगों ने तो अपना अंगूठे का निशान लगा दिया और उनको ये भी नहीं पता था कि वो मतलब अपनी ज़मीन इनको बेच रहे हैं, और लेकिन कुछ को ही जॉब्स मिल सकी। और ज़्यादातर जो लोग थे उन्होंने अपनी जो ज़मीन है वो नहीं बेची। तो अब जिन लोगों ने ज़मीन बेची नहीं, तो फिर वहाँ पे क्या हो, उनके साथ मारपीट हुई, उनको धमकाया गया कि जब तक तुम लोग, मतलब उनको इतना धमकाया गया कि वो बेचारे थक हार के उन्होंने अपनी ज़मीन भी बेच दी इनको। और अब जो उनकी जो ज़मीन थी, फोर फादर्स की, जो उनकी मतलब जो उनके पूर्वजों की ज़मीन थी, उनको छोड़ना पड़ा था। इन गाँव वालों ने उस ज़मीन को छोड़ दिया जब उनको इतना ज़्यादा धमकाया गया, उनको इतना मारा पीटा गया। तो और उनका सपोर्ट किसी, मतलब अथॉरिटीज़ ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया। तो जो इनकी जो रहने का जो तरीका था वो रातों रात ही ख़त्म हो गया। तो फिर ये जो सोमा और हेलिन हैं, तो सोमा और हेलिन बोलते हैं कि जो दादू, हमारी जो ज़मीन थी, हमारी ज़मीन का क्या हुआ। तो उनके दादू बोलते हैं कि हमारे पास 30 एकड़ ज़मीन थी, वो जब हमने बेची तो उसमें से बहुत ही कम पैसे दिए एक कॉन्ट्रैक्टर ने। और फिर जब ज़मीन बेच के हम वहाँ से चले गए, गांव से चले गए, तो उसके बाद से फिर मैंने अपने ज़्यादातर दोस्तों को नहीं देखा। जब अब उन सब ने ज़मीन जब बेची तो कुछ लोग मतलब सब लोग शहरों की तरफ चले गए काम ढूंढने, रहने के लिए। फिर दादू ने ये भी बोला जो पैसे ज़मीन बेच के मिले थे वो कुछ ही टाइम तक मतलब उससे गुजारा हुआ, और हमारे पास लाइवलीहुड मतलब जीने का ज़रिया और नहीं था, मतलब जिससे हमारी रोज़ी रोटी चलती, और कोई ज़रिया नहीं था। और हम एक छोटे से कमरे में रहते थे, जो हम यहाँ पे जंगलों में, मतलब जहाँ गाँव में हम रहते थे, अब केयर फ्री लाइफ होती थी, खुली जगहें होती थी, वहाँ पे हम मतलब अच्छे से रहते थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो रेंटेड रूम था, मतलब जो किराए पे हम यहाँ पे रहते थे, वो भी छोटा सा कमरा था। तो वहाँ पे हम क्राइम करके, मतलब एक सिकुड़ के जैसे मतलब रहते थे। फिर दादू बोलते हैं कि कुछ सालों के बाद तुम्हारे पापा यानी हेलिन और सोमा के पापा को भी जॉब मिली दिल्ली में। फिर हम सारे यहाँ पे आ गए रहने के लिए। तो उस टाइम, वो टाइम जो था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, इसीलिए तुम लोग कई सालों तक स्कूल भी नहीं गए। तो जो सोमा है वो बोलता है कि मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, हम अपनी स्टडीज़ इतना मिस करते हैं। सोमा यही कहता है कि हमने स्टडीज़ अपनी मिस की, मतलब इतने, मतलब जो यहाँ जिस स्कूल में ये गए थे वहाँ पे जो स्टडी, मतलब जो पढ़ाई चल रही थी उसमें ये लैग करते थे, इतना पढ़ाई में अच्छे भी नहीं थे कि जो बाकी बच्चे थे वो इन दोनों भाई बहन का, सोमा और हेलेन का मजाक बनाते थे। और ये जो लैंग्वेज इनकी थी वो संथाली थी, संथाली लैंग्वेज ये घर पे बोलते थे, और इनको हिंदी भी पता नहीं होती थी, हिंदी भी पता नहीं थी इनको। तो हेलिन बोलती है लेकिन अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और मैं उनके साथ इंग्लिश में भी बोलती हूँ अब। तो फिर सोमा बोलता है कि मैं विश करता हूँ कि मेरे कुछ मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को दिखा पाता जो हमारा जो गांव तबाह हो गया, उससे पहले मैं उनको दिखाता कि हमारा गांव कैसा था। फिर दादाजी बोलते हैं, उनके दादा बोलते हैं कि तुम उनको अभी भी अपने गांव के बारे में बता सकते हो, इसमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। फिर हेलिन जो है वो बोलती है एक दिन मैं मूवी बनाऊंगी इसी स्टोरी पे, और स्टोरी का नाम क्या होगा, आदिवासी स्टोरी, और स्टोरी इनकी ही होगी, स्टोरी का नाम होगा आदिवासी स्टोरी। तो आज के लिए इतना ही, तो इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे कि अब हम आदिवासी के बारे में कल पढ़ेंगे। आज हमने स्टोरी पढ़ी तो कल हम इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।